जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, सही है। आज हम लोग कोशिश करेंगे एजियोट्रोप्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। इसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम लोग एंटर कर जाएंगे। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, चारों तो नहीं हो पाएंगी पर कोशिश करेंगे 1 या 2 तो हो ही जाए। ठीक है, आज हमें उसमें एंटर तो करनी है। तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन आइडियल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक तुम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, एजियोट्रोप दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना है और उसमें हमें ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं है। तो बच्चों एजियोट्रोप्स होता क्या है? एजियोट्रोप्स क्या होता है? अगर तुम किताब में देखोगे तो तुम्हें उसकी डेफिनेशन आराम से मिल जाएगी। एजियोट्रोप्स ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं, बाइनरी मतलब जिसमें 2 ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिसमें या जो लिक्विड और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन उनका सेम होता है। इसका मतलब समझ में आया? जैसे इमेजिन करो एक कंटेनर है, बीकर है, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया। ऐसा इमेजिन करना, मतलब अगर पिक्चर बने दिमाग में तो उस पानी को मैंने बॉईल करना शुरू कर दिया, मतलब जबरदस्ती में हीट देकर क्या बना रहा हूं? वेपर बनेगा उसके अंदर। इमेजिन करो मैं हीट दिए जा रहा हूं, वेपर बने जा रहा है और मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचा दिया। वाटर लास्ट 100 तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो पूरा वेपर बन जाता है। तो जरा सोच के देखो बीकर के अंदर का मीडियम क्या होगा। उसके अंदर इतनी भाप इकट्ठी हो जाएगी, स्टीम इकट्ठी हो जाएगी कि तुम्हें वो धुंधला धुंधला दिखेगा और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वाटर और वेपर को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आंखों से। पिक्चर बन पा रही है दिमाग में? तो वेपर और लिक्विड दोनों कॉम्पोजिशन में बराबर है। हालांकि मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था, पर एजियोट्रोप जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं। मतलब आप वाटर नहीं है, वाटर के साथ कुछ और चीज मिला दी गई है, दूसरा लिक्विड, 2 वोलेटाइल लिक्विड है, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही होते हैं, ये भी याद रखना। आगे बात समझ में? तो एजियोट्रोप क्या होते हैं, क्या लिखा है दिखाओ जरा, एक बुक देना। देखो एजियोट्रोप की डेफिनेशन लिखी है, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। पकड़ो क्या बोला है इसने? These are the binary mixtures, फिर उसके आगे whose composition ना, whose composition is same in liquid and vapor phase, and they boil at constant temperature, at constant temperature। ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर इसने बोला ना, इसको अभी हम थोड़ा डेप्थ में जाके समझेंगे कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे बॉयल हो रहा है। कौन बॉयल हो रहा है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट या पूरा सॉल्यूशन? पूरा सॉल्यूशन, पूरा मिक्सचर ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी वजह से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं लिख देता हूं, we cannot separate the components of mixture by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता भी है क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? किसी को मालूम है? कितने बच्चों को नहीं मालूम है? ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बोर्ड पे देखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है।
बस इन्हीं चीज़ों में थोड़ा टाइम चला जाता है और मुझे डर था इसी बात का कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, बट फिर भी आज समझा दे रहा हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बाद दोबारा कभी जिंदगी में आए तो समझ जाना क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। बच्चों इमेजिन करो ये एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इसका माउथ ऊपर से हमने बंद कर दिया है कॉर्क से। कॉर्क जानते हो, समझ गए। इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जो बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। मान लेते हैं इसके अंदर मैंने भर दिया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो जानते हो ना, अरे क्रूड ऑयल, ब्लैक गोल्ड, उसके अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, कैरोसिन भी है, वैक्स भी है, कोल तार भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी को तो साफ कर करके वो चीजें निकालते हैं ना, वो पेट्रोलियम डाल दिया क्योंकि मुझे एक चाहिए ही था ऐसा मिक्सचर जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हों। इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा। ट्राइपॉड स्टैंड तो देखा होगा तुम लोगों ने, और उसके ऊपर एक वो वायर मैश होता है, वो वायर मैश लगा देते हैं ताकि ये टिका रहे। समझ में आ गया। और ये ट्राइपॉड स्टैंड के पैर हैं। इसको नीचे से मैं बंसन बर्नर से अगर गर्म करूं बच्चों तो क्या होगा। बंसन बर्नर जानते हो या वो भी नहीं जानते। ऐसा ही होता है। आज लगता है पूरा प्रैक्टिकल मुझे ही कराना पड़ेगा। ये वो वायर है जो सिलेंडर से जा रही है, ये इसका ऑन ऑफ करने का खटका है। ये हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और मान लो इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, एक सेकेंड, इधर हम कॉर्क नहीं लगा रहे। ये एक थर्मामीटर है। ये क्या है, थर्मामीटर। और ठीक है, cold water in, hot water out। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इसके अलावा पूरा इसका एक बेस भी है और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड भी लगा रखा है। और इस स्टैंड ने ये पूरा सिस्टम ऐसे होल्ड कर रखा है। वो सब तो समझ ही गए होगे, ठीक है। इस तरीके की कोई पिक्चर छोटी क्लास में देखी है? अगर नहीं देखी तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, जरा ध्यान से देखना। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसमें से वो सारे कंपोनेंट्स हम क्यों अलग कर पाते हैं? क्योंकि उन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि पेट्रोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। अरे मुझे नहीं पता कितना होता है, मैंने कुछ भी नंबर मान लिया है, कोई दिक्कत है क्या? 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर मैं इसको थर्मामीटर से रीड करके 40 डिग्री सेल्सियस जैसे ही दूंगा, इस मिक्सचर को 40 डिग्री, देखो पहले 0, 10, 20, 30, 35, कुछ नहीं हो रहा 35 तक। उसका जैसे ही मैं 40 में पहुंचूंगा, कौन वेपर बनेगा सबसे पहले? पेट्रोल बनेगा। पेट्रोल यहां से जब वेपर बनेगा तो इस ट्यूब में आगे आएगा। अगर मैं उस वेपर को वापस से ठंडा कर दूं तो कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन जाएगा। तो जरा चेक करो इस मिक्सचर में से सिर्फ कौन निकल रहा है? प्योर पेट्रोल। वो जैसे ही यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पर हमने एक ऐसी जैकेट लगा रखी है जिसमें ठंडे पानी आने जाने की व्यवस्था है। ठंडा पानी यहाँ से आता है, पूरे में सर्कुलेट होता है, गुड़ 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 गुड़, और यहाँ से गर्म पानी निकल जाता है। तो पाइप तो ठंडा रहेगा ना, उसके अंदर वेपर ठंडा हो जाएगा, वापस लिक्विड बनेगा।
तो इस बीकर में मुझे क्या मिलेगा? अरे जल्दी बोलो, क्या मिलेगा? प्योर पेट्रोल। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ गई सबको? मैं इसका टेम्परेचर 40 से ज्यादा जाने नहीं दूंगा। 40.5 41, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर मुझे आराम से बस एक बर्तन लगा दिया है, साफ पेट्रोल निकल के आ रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। कोई दिक्कत? बच्चों एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि अब हमें यहाँ पे कोई लिक्विड प्राप्त नहीं होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से पेट्रोल की क्वांटिटी सारी खत्म। पक्की बात है। और मान लेते हैं इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट यहाँ पर निकलने वाला है वो है डीजल। और मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 65। मानने में कुछ जा रहा है? मैंने नहीं बोला कि डीजल का बीपी 65 है, मान लो। तो अब मैं इसका टेम्परेचर बच्चों कितना कर दूंगा? 65। समझ गए? और ये बीकर यहां से हटा के एक दूसरा नया बीकर लगा दूंगा। समझ गए? वरना फिर से मिक्स हो जाएगा, फायदा क्या हुआ? अब जैसे ही यहाँ पर इसको मैंने थर्मामीटर से चेक कर लिया, 65 पे बॉयल हो रहा है, 66 पे, तो इसमें से किसका वेपर निकलेगा? फिर मुझे कौन प्राप्त होगा? उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट। क्या आप इसको सेपरेट कर पा रहे हो? क्या यही काम होता है रिफाइनरी में? इसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? ये प्रोसेस समझ में आ गया ना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कभी भी बोलूंगा ये समझ में आ जाना चाहिए, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये सब छोटी क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये जो एजियोट्रोप्स हैं इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों भाई? देखो क्या लिखा है, लिक्विड और वेपर फेज में एक तो उनका कॉम्पोजिशन सेम है, दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन बॉयल हो रहा है? पूरा सॉल्यूशन। मतलब मान लो कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस जैसे ही लेंगे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो दोनों बॉयल हो जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन बॉयल हो जाएगा। जबकि वहां पेट्रोल डीजल अलग अलग हो रहे थे। तो क्या आप इसको सेपरेट कर पाओगे? समझ में आ गया एजियोट्रोप क्या होते हैं? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? क्लियर? एजियोट्रोप्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। एजियोट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। पहले तो नाम याद कर लो, ठीक है? अब बच्चों एक बात बताओ, इसका नाम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों रखा गया? एक बात और मैं तुम्हें फिर से दोहरा देता हूं, ये जितना भी हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन मिक्सचर ही है, और ये नॉन आइडियल वाला ही पढ़ रहे हैं अभी हम। समझ गए? कौन सा वाला? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो दो टाइप के थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। तो जो बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो आते हैं इस कैटेगरी में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। समझ में आ गया? यानी कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा, दीज आर द नॉन आइडियल solutions, these are the non-ideal solutions which shows a large positive deviation from Raoult's law। पॉजिटिव डेविएशन लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था ना? तो ये वो होते हैं बच्चों। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो पक्का सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बहुत वीक होगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। भाई लास्ट लेक्चर देख लेना जिसको दिक्कत है। और बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब पहले से ही वेपर फेज में वो जाना चाहता है, तो क्या मुझे उसको बॉईल करना पड़ेगा अलग से? तो इसीलिए इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
these are the mixtures या solutions whose boiling point is less than the components of solution। भाई ऑब्वियस सी बात है, ए का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और जब उनको मिलाया गया ए बी बना तो ए बी वीक है, तो जब ए बी वीक है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, यही तो लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन वो कम है एज कंपेयर टू द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। उसी के कंपोनेंट्स अगर हम सेपरेटली देखें तो उसके रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। बात समझ में आ गई? और इसमें इसका उल्टा कर दो, ये क्या है, these are the नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं which shows large negative deviation from Raoult's law। भाई जरा दिमाग लगाओ, अगर राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन वीक है, जबकि ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ए बी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा तो वेपर फेज में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वेपर उसका क्योंकि वो वेपर फेज में नहीं जाना चाह रहा है तो मुझे उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मुझे उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? उसका रीजन हम लिखेंगे, these are the mixtures या solutions whose boiling point is greater than solute or solvent या greater than its component में दोनों आ जाएंगे। सबको समझ में आ गया? बच्चों क्यों ना इनका भी एक एक एग्जांपल याद कर लिया जाए। भाई जब सबके एग्जांपल तुमने याद करे हैं तो इसका भी एक एक कर लो यार, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिखाना जरा। देखो ये रहा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, इसमें तुम याद कर लो 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर, 32% वाटर बाय मास। और एक एग्जांपल इसका याद कर लो, एक एग्जांपल इसका याद कर लो, 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल in 5% वॉल्यूम ऑफ वाटर। खत्म। ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसको कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर, और याद भी कर लेना। और जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं आता है वो भाई जाके कॉपी में ड्रॉ भी कर लेना, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एक तरह से ये मान लो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास वेंटो फैक्टर रह जाएगा। ठीक है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, ये खत्म होते ही समझ लो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है। फिर हम लोग टाइम निकाल कर इस चैप्टर पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हमें ये समझना होगा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं यहां होने क्या वाला है। जो सॉल्यूशन बनेगा ना उसमें एक तो होगा सॉल्वेंट जो लिक्विड फेज में होगा, और उसमें हम डालेंगे सॉल्यूट जो किस फेज में होगा, सॉलिड।
याद है हमने पढ़ा था जब सॉलिड सॉलिड पार्टिकल को डालते हैं लिक्विड में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, याद है? समझ लो वही सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे और उससे किस किस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, वो सारी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी समझ में आई? इंग्लिश में समझाऊं? देखो, these are the properties of solution। पहली बात तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की, which depends on the quantity या फिर ये कहोगी अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of the nature of solute particle। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डालोगे उसकी क्वांटिटी कितनी है इस बात पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज, क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरी चीज जो तुम लोगों को याद करनी है वो ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कितनी है? 4। कितनी? 4। उन चारों के नाम याद कर लो बच्चों। नंबर 1 रिलेटिव lowering in vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। दूसरा elevation in boiling point। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 नाम याद कर लो। ये 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, कोई दिक्कत? ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी हम कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं, कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बाकी का बता दूं, ये लिख लेना भाई, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या? तो ये मैं बाकी की प्रॉपर्टीज अभी रेज कर दे रहा हूँ। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों मुझे लगता है हम ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? प्योर सॉल्वेंट में जब हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉलिड पार्टिकल को डाला था, क्या हुआ था? वेपर प्रेशर बढ़ गया था या घट गया था? ये वही तो है, टॉपिक का नाम पढ़ो ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही तो हो रहा है। और वहां पर भी मैंने तुम्हें यही बात बताई थी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर नहीं, नेचर पर नहीं, अमाउंट पर। कितना डालोगे, यानी जितना ज्यादा आप डालोगे सॉल्यूट उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, या ये कहो कि उतना ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है। तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, बनाते हैं एक बीकर। हाँ, यह बनाते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है जिसका नाम है ए। तो यहाँ पर सरफेस पर सारे पार्टिकल किसके होंगे? ए के। तो क्या ये वेपर फेज में जाएंगे? हाँ। और यहाँ पर एक, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, तो ये सारे पार्टिकल ए के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और इसका वेपर प्रेशर कितना होगा बच्चों? PA0। व्हाट इज दिस? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। कोई दिक्कत?
बच्चों इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल, सॉलिड, सॉल्यूट पार्टिकल, और इस पार्टिकल को मैं डिनोट कर रहा हूं रेड पेन से। दिख रहा है? समझ गए? जब मैं ये इसमें डालूंगा, प्लस करूंगा, क्या होगा? क्या होगा जल्दी बोलो? कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? देखते हैं बच्चों। अब मुझे ये बताओ, सरफेस पर सारे पार्टिकल क्या प्योर सॉल्वेंट के रहेंगे? नहीं, बल्कि अब कुछ पार्टिकल किसके आ जाएंगे? सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के। ये देखो आ गए, यानी इसके अंदर ए बी। अच्छा एक और चीज, इसको हम लोग ना बी मान लेते हैं, इसको हम लोग, यानी सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट कौन है? समझ गए? ये ब्लैक डॉट है और ये रेड डॉट है, यानी इसके अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ गई? यानी इसके अंदर इस समय ए और बी दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, वेपर फेज में क्या बी जा पाएगा? वेपर किसका बनेगा, ए का या बी का? सिर्फ ए का बनेगा, क्योंकि जो ए है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, और बी नॉन वोलेटाइल था। तो वेपर फेज में सिर्फ कौन उपस्थित होगा? ए। बच्चों वेपर प्रेशर पहले से बढ़ गया है, घट गया है? घट गया है। देखो पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। इसका रीजन समझाना पड़ेगा, समझ गए? अरे भैया सरफेस पर बहुत सारे पार्टिकल सॉल्यूट के आ गए, अब वो रोक रहे हैं ए के पार्टिकल्स को, और अब वो वेपर फेज में जाने में ए के पार्टिकल्स को दिक्कत हो रही है, तो वेपर प्रेशर उसका घट गया। तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना हो जाएगा कि A विच इज इक्वल टू P टोटल। कोई दिक्कत? क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर में A और B दोनों का जोड़ा जाता है। राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, B का तो वेपर बना ही नहीं, तो खाली A का ही तो बनेगा। समझ गए? तो यहाँ पर इसमें बोला क्या जा रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बस इसमें अभी बस मैं इसमें ना इतना ही लिख देता हूँ, व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल solid solute particles to a volatile liquid, then vapor pressure of the solution, या सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, will surely decrease, and this decrease depends on quantity of solute particles। कोई दिक्कत? जो मैंने यहां पर समझाया वही है। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ बच्चों कि PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, तो सिर्फ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सही है बच्चों? एक से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या ए का मतलब है सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मतलब ये चीजें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। क्या मुझे ये बताना पड़ेगा PA नॉट इज ग्रेटर देन PA? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा P टोटल इज इक्वल टू, ये वीडियो में आ भी रहा है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, P टोटल इज इक्वल टू PA,
ये देखो ना, P total इक्वल टू PA एंड PA इज इक्वल टू PA नॉट इनटू XA। अरे भूल गए क्या राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ में यही तो बोला था। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? अरे कुछ भी नहीं करा मैंने यार, जो यहाँ पर दिख रहा है वो सारा बस मैंने उसको टर्म्स को नाम दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों मुझे ये बताओ, PA नॉट बड़ा है या PA बड़ा है? अगर ये इससे बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? तो अगर मान लो मैंने PA नॉट में से माइनस कर दिया PA, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा PA। बोलो हाँ, क्या मैं डेल्टा PA को बोल सकता हूं चेंज इन वेपर प्रेशर? बोलो हाँ। अच्छा, चेंज कौन सा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, इसको ना यहां लिख देता हूं, PA which is equal to PT, ठीक है ना। तो ये भी तो बोल सकता हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई एक बात बताओ, अगर किसी इंसान की सैलरी 10,000 थी पहले और अब घट के रह गई 8,000, तो इसको मैं दो तरीके से व्यक्त कर सकता हूं। सैलरी में चेंज आया 2,000 का, जो कि सही है। सैलरी घट गई 2,000 रुपए, कौन सा ज्यादा सही है? भाई चेंज आया 2,000 का, वो समझ नहीं आ रहा ना, बढ़ गई या घट गई? चेंज तो आया, पर कैसा वाला आया, बढ़ गई सैलरी या घट गई? लेकिन दूसरे वाले मैंने बोला सैलरी घट गई बाय 2,000 रुपीज। तो ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया बच्चों? वही डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA। यहां तक कितने बच्चों को क्या क्या समझ में नहीं आया? क्या यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या यही जो यहां पर इस समय उपस्थित है, लिखा हुआ है, यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? चेक करो। नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो सिर्फ मैंने चेंज निकाला कि कितनी घट गई, कितना घट गया वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो अगर मैं कहूं रिलेटिव लोअरिंग, अगर मैं कहता हूं इन वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब है डेल्टा PA अपॉन PA नॉट। इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। समझ गए? तो डेल्टा PA की जगह क्या पुट करोगे, जल्दी बोलो? PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट। सही है? अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, डेल्टा PA अपॉन PA नॉट, यही है ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, विल बी इक्वल टू। बच्चों PA नॉट को ऐसे ही रहने दो। क्या मैं PA की जगह ये पुट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ? PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। तो यहां पर आ जाएगा PA नॉट इंटू, और इस पूरे के अपॉन में। सही है गलत है? बच्चों चेक करो, न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ गया? क्या बचा? 1 माइनस XA अपॉन में PA नॉट। सही है गलत है? PA नॉट से PA नॉट क्या बचा? क्या बचा? इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सीधा सीधा डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल का कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व करी है। बात समझ में आई? तभी तो इसका नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, और जो कि निकल के आ भी गया। बात समझ में आ गई? तो अब आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। यहां तक कितने बच्चों को क्या समझ में नहीं आया? ये है तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सॉल्व करके इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकली तो थोड़ा और वैल्यू वगैरह पुट करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सही है?
क्या मैं लिख सकता हूं सिर्फ NB अपॉन NA? मान लेते हैं NB बहुत छोटा है NA के कंपैरिजन में, हमने बहुत कम सॉलिड पार्टिकल डाला है, सिर्फ इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, वरना आप डिनोमिनेटर से NB को कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, याद रखना। ऐसा कब करोगे? जब बहुत कम सॉलिड पार्टिकल्स आप डालोगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होंगे। तो अब जरा NB की वैल्यू बताओ क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और Na का गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा डेल्टा PA अपॉन PA नॉट विल बी इक्वल टू WB बाय MB इंटू MA अपॉन WB। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत? इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद रह गया ना कि ये इसके इक्वल होता है, तो इसको एक्सपैंड करोगे यही आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है, फिर से समझाऊं? देखो, PA नॉट बड़ा है या PA बड़ा है? PA नॉट, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलो, एक ही बात है, पर ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है इस जो चेंज आया है उसको डिवाइड कर देंगे PA नॉट से, ठीक है? जब हमने वैल्यूज पुट करी, डेल्टा PA की वैल्यू ये रही और PA नॉट ये रहा, इसको हमने नीचे सॉल्व करा। देखो PA की जगह PA नॉट इंटू x से आ जाएगा, PA नॉट कॉमन लोगे, कटेगा, 1 माइनस x से x भी आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, खत्म। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? और अगर आप इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करते हो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर NB NA से बहुत छोटा है तो ये करना, अगर नहीं है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन अभी इसी वक्त कर लिया जाए। तो मैं ये रेस करने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखकर याद कर लेना, कोई दिक्कत? जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है? पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं उसी का यूज करके जो भी हमने पढ़ा है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। VP का मतलब है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस बार। भाई पहली बात तो ये साफ समझ में आ गया, ये सॉल्वेंट है और ये इसका PA नॉट है, कोई दिक्कत? अरे हम लोग तो प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये तो बोलते हैं। तो प्योर बेंजीन का किसी सर्टेन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मिल गया, तो इसका मतलब बेंजीन कौन है बच्चों? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को मैं A बोलता हूं, कोई दिक्कत? C6H6, इसका PA नॉट मिल गया, कितना है? इसका गिवन मास भी दिया हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर इसने ये बोला कि इस बेंजीन में नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। अब वो सॉलिड कौन है मुझे नहीं पता, उसने सॉल्यूट की जानकारी नहीं दी, तो मान लेते हैं बच्चों वो सॉल्यूट, वो सॉलिड, वो B है और वो कितना है? 0.5 ग्राम। क्या इसका वजन मिल गया WB का? When added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितना लिया गया है? कोई दिक्कत? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज दिस। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, बात समझ में आ रही है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 0.850, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल डाले, वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना। तो देखो 0.845 बार रह गया, कहीं ये डेल्टा P तो नहीं है? भाई खुद सोचो ना, डेल्टा P का मतलब क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई है डेल्टा P की 0.845। PA नॉट कितना है? 0.850 माइनस PA। तो जरा हाँ 0.845 PA की वैल्यू। सॉरी हाँ, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी है बच्चों।
पीए नॉट कितना है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, 0.850। जब उसमें सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डाला तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना है, वो है 0.845। घट गया ना, तभी तो आएगा डेल्टा पी। चेंज कितना आया बच्चों, 0.005। सही है गलत है, पक्का ना, चेक कर लेना भैया। ये तो डाटा पढ़ के साइड में हमने डेल्टा पी निकाल लिया, कोई दिक्कत। बच्चों गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, 78, 12 6 72, 72 और 6 78 ग्राम पर मोल। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ए है ना ये, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 39/78। ये क्या हो गया, ये 1/2 हो गया क्या, 0.5। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और इसके नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका मोलर मास हमको नहीं पता, और यही हमें फाइंड करना है। सही है, लगा दे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो भाई सॉल्व करते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अरे पूरा सॉल्व करो, ये समझ गए क्या। मैं एक्स बी की जगह लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब तुम्हें लग रहा होगा सर नीचे आप ए एन ए प्लस एन बी क्यों नहीं लिख रहे हो, भाई असली फॉर्मूला तो ये होता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिमाग लगाओ, 39 ग्राम बेंजीन है, 40 मान लो ऑन एन एवरेज, और ये उसके सामने 1 ग्राम भी नहीं है, आधा ग्राम है। क्या ये मैटर भी करता है? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर एन बी नेग्लेक्ट कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एन बी इज मच स्मॉलर देन एन ए, कोई दिक्कत। डेल्टा पी की वैल्यू आ चुकी है, पी ए नॉट आ चुकी, पी ए नॉट हमारे पास ये रहा 0.850। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास भी हमको पता है इसका कितना है 0.5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 0.5, ये यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? चेक करो, ये इससे कट गया तो 1/mb इज इक्वल टू दिस। देखो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 3 प्लेस है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो mb इक्वल टू कितना आ जाएगा 850/5। 5 से काटोगे 17 का पहाड़ा आता है, तो मोलर मास ऑफ बी आ गया 170 ग्राम पर मोल। आंसर चेक करो, कोई दिक्कत? बैक एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भरे पड़े होंगे, पक्की बात है। तो इसीलिए ये एक तो कर लेना, समझ लेना, खुद से भी कर लेना। ये तो मैंने सॉल्व, जब सामने वाला करता है तो इजी लगता है, जब खुद से करते हैं तब पता चलता है। तो इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अब हमारी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है, इसके अलावा एबनॉर्मल मोलर मास बैंटॉफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट बचा है, और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें इस चैप्टर में करने हैं। समझ गए? तो आने वाले कुछ 1 या 2 क्लास में चैप्टर की थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब इसको आज के लिए यहीं ओवर करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।